नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी सारी हदें पार कर चुके हैं। शनिवार को उन्होंने जिस तरीके से अरुण जेटली को लेकर के झूठ बोला और सरेआम झूठ बोला, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उन पर बहुत तीखे आक्रमण हुए हैं और लोगों के बीच भी ये चर्चा चल रही है कि ये तो ठीक है कि सारे देश को और दुनिया को पता है कि कांग्रेस पार्टी पर सोनिया गांधी के परिवार का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है और ये लोग जैसे चाह रहे हैं पार्टी से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। पर राहुल गांधी एक खिलौने की तरह कांग्रेस के साथ बिहेव करते हुए उसको ऐसी पोजीशन में लाकर के खड़ा कर देंगे कि अपने साथ साथ पूरी पार्टी का ही मजाक उड़वा देंगे। ऐसा मेरे विचार से किसी ने सोचा नहीं था। वैसे तो इसको लेकर के भी विवाद हैं कि क्या ये वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था और जिसके साथ सुभाष चंद्र बोस से लेकर के इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की पार्टी है और ये जैसे चाह रहे हैं वैसे इसके साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इनका ये आत्मघाती रवैया सूट करता है। आज हालत ये कर दी है राहुल गांधी ने पार्टी की कि ना वो किसी की इज्जत करते हैं, ना अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद राहुल गांधी ने जब ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी, खुद ही सुन लीजिए इन्होंने अपने बारे में क्या कहा था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यानी इमेज मेरी चाहे आपके दिमाग में जो हो और चाहे जो आप बनाना चाहें, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुले आम उन्होंने ये कुरुक्षेत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मेरी इमेज आपके दिमाग में चाहे जो हो, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी पर, उनकी पॉलिटिक्स पर और जो वो दूसरों के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको लेकर के गंभीर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। शनिवार को जिस तरीके से उन्होंने अरुण जेटली से जोड़ते हुए 3 कृषि कानूनों को ये कहा कि अरुण जेटली ने उन्हें धमकी दी थी कि उन पर केस कर दिए जाएंगे अगर वो 3 कृषि कानूनों का विरोध बंद नहीं करेंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा हमला इनके ऊपर बोला है। बीजेपी ने कहा है कि अरुण जेटली की डेथ अगस्त 2019 में हो चुकी थी। कृषि कानून सितंबर 2020 में लाए गए, यानी उनके नहीं रहने के 11 महीने बाद। अरुण जेटली पर जो आरोप लगाया है, अरुण जेटली के परिवार ने भी राहुल गांधी की कड़े शब्दों में निंदा की है। उनके बेटे ने तो कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए
कि मेरे पिता के बारे में वो गलत बयानी कर रहे हैं। सुनिए इन्होंने कहा क्या था। When I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. कह रहे हैं कि मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि आपको पता नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। मतलब अपने बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी है राहुल गांधी को। और जो बात हुई नहीं, जो अरुण जेटली ने कहा नहीं, क्योंकि कहेंगे तो तब जब वो उस समय हो, वो तो दुनिया में ही नहीं थे जब का ये किस्सा बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी पार्टी के भीतर भी अब इनका विरोध शुरू हो चुका है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इन पर 30 से ज्यादा केस अलग अलग हिस्सों में देश के अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें मानहानि के भी केस हैं। यानी इनको मानहानि करते हुए हिचक ही नहीं होती है। ये किसी पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। ना इनको कोर्ट्स का कोई डर है, ना इनको जग हंसाई का डर है, ना इनको किसी की उम्र का लिहाज है, और किसी पर भी झूठ बोल देते हैं और झूठ बोल करके आगे निकल जाते हैं। इनको लगता है कि इस देश की कोर्ट भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि एक मामले में सारे मोदी जिनके सरनेम मोदी होते हैं वो चोर क्यों होते हैं, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया था। उस मामले में सूरत की कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो इनको गलतफहमी है इस बात की, खुशफहमी है कि कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हवाई जहाज में उड़ना एंजॉय करते हैं ये, तो जब भी तारीख लगती है, जब भी इनको जाना होता है, हवाई जहाज पकड़ते हैं। चार्टर प्लेन इनकी पार्टी देती है, क्योंकि कुनबे का आधिपत्य है पार्टी पर, और ये हवाई जहाज से जाते हैं और वापस आ जाते हैं। वहां वकीलों की फौज खड़ी करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है पार्टी के पास, तो इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता और हायर कोर्ट से इनको रिलीफ मिल जाती है। जो एक सम्मेलन था दिल्ली में, वहां सुन लीजिए कह क्या रहे हैं ये। When I am in the cases, you know, आप मुझे politically कहीं भी डाल दो, मैं नेविगेट कर जाऊंगा, बट कोर्ट में मैं नहीं जानता क्या करना है। मुझे कहते हैं, चीमा जी बैठे, मुझे कहते हैं भैया ये बोल मत देना। अभी भी देखो, देख रहे हैं, इज लुकिंग इन माई डायरेक्शन से, ये कुछ मतलब उल्टा सीधा, राइट? सो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू नेविगेट दैट, एंड you help us navigate that. Singhvi ji helps us navigate that. Chithambaram ji, Kapil Sibal ji is not here, but he also helps us navigate that. यानी बड़े बड़े वकीलों के नाम ले दिए वहां खड़े होकर के, और कह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि भैया ये उल्टा सीधा मत बोल देना। लेकिन उल्टा सीधा बोलने की राहुल गांधी को आदत पड़ चुकी है। मीडिया में जो सुर्खियां मिलती हैं, मीडिया जो घंटों घंटों इनके बयानों पर बैठ करके चर्चा करता है, उसको ये एंजॉय करते हैं। और ये केवल इसी चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत की इकोनॉमी को डेड बताता है, और चिढ़ करके बताता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा वो चाहते हैं वैसी ट्रेड डील करने को तैयार नहीं है, यानी राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाने को तैयार ही नहीं है, तो एक चिढ़ा हुआ आदमी क्या टिप्पणी कर रहा है, उस पर भी राहुल गांधी कैमरों के सामने आकर के कहते हैं कि ग्लैड हूं, मैं बहुत खुश हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम ये बात कही कि भारतीय इकोनॉमी डेड है। और वो सारे पत्रकारों को भी एक तरीके से फटकार लगाने वाले अंदाज में कहते हैं, आपको पता नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड है। और फिर कहते हैं कि केवल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लगता है कि डेड नहीं है। ये उस देश की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं जिस देश में
ये लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आंकड़े इनके मुंह पर कालिख पोतने वाले हैं, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में 11वें स्थान पर थी और आज वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुकी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2027-28 तक यानी 2029 के आम चुनाव से पहले बन जाएगी। यानी पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर भारत खड़ा हुआ दिखाई देगा पूरी दुनिया को। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी डेड है। और मामला केवल इतना भर नहीं है साहब, मैं आपको इनके जरा 2 और वीडियो दिखाता हूं और फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। एक आप ये देखिए, इन्होंने विदेश नीति को लेकर के एस जयशंकर की भी आलोचना की और यहां तक कह दिया कि वो विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं जानते और हमारी विदेश नीति का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और चाइना पॉलिसी के बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी विदेशी दौरों को ये निशाना बनवा रहे हैं अपने आईटी सेल और मीडिया डिपार्टमेंट के जरिए। और पार्लियामेंट में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी का 50% भी साहस रखते हैं तो यहां खड़े होकर के कहें कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर रुकवाने का जो दावा कर रहे हैं 28-29 बार कर चुके, वो झूठ बोल रहे हैं। क्या ये कूटनीति की भाषा होती है? इनको कूटनीति की, विदेश नीति की कितनी समझ है? सुनिए। Donald Trump has said 29 times, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये दुनिया भर से भारत के और अमेरिका जैसे देश के साथ, राष्ट्रपति के साथ सीधे दुश्मनी करवाना चाहते हैं, संबंध खराब करवाना चाहते हैं। इसी तरीके से चीन के साथ रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पटरी से उतर गई है और ये किसी भी देश के साथ ठीक से संबंध बनाने में नाकाम साबित हुए हैं। एक वीडियो आपको और सुनवाता हूं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। इन्होंने चुनाव आयोग पर जिस तरीके से निशाना साधा है और जिस तरह की धमकियां चुनाव आयोग को ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मैच फिक्सिंग का खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के। वो वोट चुरा रहे हैं, नतीजे चुरा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। ये जो बीजेपी की सरकार बनवाने का आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, मैं इसका भी भंडा फोड़ने वाला हूं इस कार्यक्रम के अंत में। लेकिन जरा इनका बयान सुनिए पहले और उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि ये किस तरह की हरकत करने पर आमादा हैं। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency,
This is the drama that is taking place. Okay. Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. कर्नाटका की जिस Yes. constituency की आप And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. तो ये राहुल गांधी का कुल मिलाकर के आप रवैया देख रहे होंगे। इन्होंने एक और झूठ बोला था मनोहर पर्रिकर के बारे में, जब वो कैंसर से पीड़ित थे, हॉस्पिटलाइज थे, ये जानबूझ करके उनका हालचाल जानने के नाम पर गए और आकर के इन्होंने क्या कहा था कि राफेल के बारे में मैंने उनसे बात की है और ये संकेत देने की कोशिश की थी कि जब राफेल डील की गई थी तो वो अनअवेयर थे, उनको जानकारी ही नहीं थी, देश के डिफेंस मिनिस्टर को जानकारी ही नहीं थी। बीमार होने की अवस्था में भी मनोहर पर्रिकर को एक खंडन जारी करना पड़ा था कि राहुल गांधी से इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हुई है। यानी वहां भी इन्होंने झूठ बोला। अरुण जेटली के बारे में भी झूठ बोला। ये चुनाव आयोग पर भी लगातार झूठ बोल रहे हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जब ये कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल, सारे लोग मिलकर के जिस तरीके से चरित्र हनन करते हैं ईवीएम का और चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं, तो ये ईवीएम का चलन कब से है देश में? 1982 में केरल की एक विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इससे मतदान हुआ था परीक्षण के तौर पर। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया था। फिर ये 98-99 में जाकर के कुछ संसदीय क्षेत्रों में और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस की गई और जब प्रयोग सफल रहा तो 2004 में पहली बार इस देश में, पूरे देश में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। और 2004 में उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 145। मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। यानी पहली बार जब ईवीएम से इलेक्शन हुआ इस देश में, कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिर 2009 में ईवीएम से ही मतदान हुआ, फिर कांग्रेस की सरकार बनी। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए और ईवीएम से ही मतदान हुआ, तब कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो 2014 में परिणाम आया था, तभी मेरा माथा ठनक गया था कि चुनाव आयोग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। हकीकत क्या है? 2014 में चुनाव आयोग के जो सीईसी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और 2 चुनाव आयुक्त थे, उनकी नियुक्ति खुद कांग्रेस सरकार ने की थी। उस समय प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के ही थे, मनमोहन सिंह। पूरी मशीनरी भी इन्हीं की थी। इसके बावजूद अगर ये 2014 को लेकर के भी भ्रम फैलाते हैं तो फिर तो आप समझ सकते हैं। और कुछ आंकड़े बताऊं आखिर में। आंकड़े ये हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आखिरी सरकार नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में 1989 तक रही थी। उसके बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कभी सरकार नहीं बना पाई। बिहार में भी 1990 के बाद से कभी इनकी सरकार नहीं बनी। गुजरात में 1995 के बाद कभी इनकी सरकार नहीं बनी। मध्य प्रदेश में 2003 से 2018 तक 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 2018 में ये जीते जरूर, लेकिन कुछ ही समय में इनकी सरकार का पतन हो गया। महाराष्ट्र में 2014 के बाद से अब तक इनकी सरकार नहीं बनी कांग्रेस की। 2019 में इन्होंने एक महायुति बनाई थी, महागठबंधन एमवीए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रास्ता रोकने के लिए
उद्धव ठाकरे को तोड़ करके उनको मुख्यमंत्री बना करके सरकार में शामिल हो गए थे, वो भी 2.5 साल में गिर गई। दिल्ली में 2013 से ये सत्ता से बाहर हैं। झारखंड में इनकी कभी सरकार बनी ही नहीं इंडिपेंडेंटली जब से ये राज्य बना है। उड़ीसा में सन 2000 से 2025 आ गया है, इनकी सरकार नहीं बनी। पश्चिम बंगाल में चौंक जाएंगे आप, 1977 के बाद कांग्रेस की आज तक सरकार नहीं बनी। और तमिलनाडु में भी 1967 से ये सत्ता से बाहर हैं। और ठीकरा आजकल किसके सिर पर फोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग और ईवीएम पर। जो ईवीएम से चुनाव पहली बार इस देश में 2004 में हुए थे, और उससे पहले के राज्यों के जो परिणाम आए, जब मतपत्र डाले जाते थे मतपेटी में, तब भी क्या ये चुनाव जीतते थे? बहुत सारे राज्य और बड़े राज्य हैं ये। और लोकसभा चुनाव के भी आंकड़े अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल आंकड़े लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि राहुल गांधी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में। जमीन इनकी पार्टी के नीचे से खिसक गई है। लोग इनको नापसंद कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को, उनके सहयोगियों को चुन रहे हैं या राज्यों में क्षेत्रीय दलों को चुन रहे हैं। और ये अपना सिर बचाने के लिए, अपनी पोजीशन बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी पर कब्जा बनाए रखने के लिए अपने परिवार का लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तो ना दूसरों की इज्जत की परवाह है, ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना किसी के मान सम्मान की परवाह है, ना अपने मान सम्मान की परवाह इनको रह गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।